सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया जिसकी चहमगोइयाँ पिछले कई हफ्तों से जारी थीं और अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही DGISI होंगे। लेकिन इसमें बात यह है कि 20 नवंबर से वो चार्ज संभालेंगे और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे प्रेस रिलीज़ की जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आई है। इस नोटिफिकेशन के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में जो प्रेस रिलीज़ है उसमें कुछ जुमले बड़े अहम हैं, जिसमें कहा गया कि जी पूरी एक लिस्ट सामने आई थी जो लोग नामजद किए गए थे और फिर तफसीली इंटरव्यूज़ के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद, लेंथी डिस्कशन के बाद आखिरकार नदीम अंजुम साहब का नाम फाइनल किया गया है। तो ये क्या मामला था जो रुका हुआ था, इतना अरसा इसमें क्यों लगा, इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ये जो कहा गया कि जी अब सेम पेज नहीं है, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे, इसी मामले को लेकर उसमें रास्ता मिला नून लीग को। अब नून लीग के बड़े ये कह रहे हैं कि जी पिछले 2 माह में 5 मुलाकातें हम शख्सियत से हो चुकी हैं और एक दफ़ा फिर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने यह बात कही है कि जी मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अहम शख्सियात, बासर शख्सियात पहले से ज़्यादा नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नवाज शरीफ फिर से डील के चक्रों में है, फिर एक डील होने जा रही है, फिर वही डील के ज़रिए वापसी का रास्ता अपना रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ बाबर डोगर साहब और गुलाम साहब मौजूद हैं। महंगाई की भी हमने बात करनी है और ख़ास तौर पर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब की पाकिस्तान में एक वापसी हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद अब वो चेयरमैन नैब होंगे। ये कितनी अहम तैनाती है और इसमें क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया, बहुत सी बातें हुई, कभी शेख रशीद साहब ने जुम्मे का कहा हो जाएगा, ये इमरान खान साहब कह चुके थे सब मामला तय है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पार्लिमानी इजलास बुलाना पड़ा, हत्ता कि फिर आखिर वक्त ही आया कि वज़रा भी सब कह के कर थक गए कि जी अब और क्या कहें, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कुछ अभी तक समझ आ सके कि ये डिले इतना क्यों हुआ? क्या डिले इस वजह से था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो प्रेस रिलीज़ आई है कि जी काफ़ी तवील इंटरव्यू किए गए और कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा की गई इस पर? उसामा साहब, 6 अक्टूबर को DGISPR की एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें तबादलों का बताया जाता है कि ये तबादले हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब DGISPR कोई प्रेस रिलीज देता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये कंसल्टेशन के बाद प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसके बाद प्रेस रिलीज के बाद ये समझा जाता है कि जनाब ये कंसल्टेशन हो गई, कंसल्टेशन के बाद DGISPR एक ज़िम्मेदार अदारा है, अफवाज पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार अदारा है। वो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसी चीज़ करेंगे जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें कंसल्टेशन हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद ये सारा कुछ अनाउंस किया गया जी। उसके बाद एकदम ये आ जाता है कि जी इसमें ड्यू प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं कि मेरे लिए सारे जनरल मोहतरम हैं, जो भी जनरल्स हैं अल्टीमेटली वो पाकिस्तान का दिफा जो है उसको उन्होंने मजबूत किया। सारी ज़िंदगी जो है डिफेंस ऑफ पाकिस्तान में गुजारी, मोर्चों में गुजारी, बड़ी मुशक्क़त, बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी। ऐसे टाइम है जब पूरी कौम रात को सो रही होती है, हम बड़े गाफिल हैं, हमें पता है कि फ़ौज पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पर मौजूद हैं, हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है। यहाँ पर वार ऑन टेरर लड़ी गई, बेतहाशा फ़ौजियों ने अपनी जानें दी, अपनी शहादतें देकर उन्होंने हमारा डिफेंस किया और पाकिस्तान के अमन को मुमकिन बनाया। तो मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि किसी जनरल की ज़ात को कंट्रोवर्शियल नहीं करूँगा। उन सब की बड़ी एफर्ट्स हैं, उनकी बड़ी प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर। लेकिन मसला ये है कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, ना तो इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म है, ना इमरान खान पाकिस्तान के आखिरी वज़ीर आज़म है। बेतहाशा DGISI जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, उनमें ड्यू प्रोसीजर जो है अख्तियार किया जाता रहा। इसमें कौन सी कबाहत थी कोई समझ नहीं आ सकी। कौन सी ऐसी प्रोसीजर हो गया, ये काम पहले दिन नहीं कर देते।
ये काम पहले जब पहले डायलॉग हुए थे उस वक्त ये कह देते जी कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। मैं दोबारा आता हूं। पहले ये कहा गया जी कोई एक ही पेज है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रोसीजर है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज ये कहा जा रहा है जी उनके इंटरव्यूज किए गए और उसके बाद ये सारा कुछ किया गया। तो इतने दिन फिर क्यों ज़ाया किए गए? शायद पहले इंटरव्यूज जो है वो एक अजाब का शिकार रही, उसके स्पेकुलेशन होती रही, तरह तरह की स्टोरियां आती रही। आप देखिए ना, फिर उन स्टोरियों पे गवर्नमेंट रिएक्ट करती रही। ये सारा कुछ भी ना होता। सही। अच्छा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग अंसाई हुई। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, एक एटमी मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, हम ये अफोर्ड करते ही नहीं होता। नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई पाकिस्तान के अंदर आए। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने मेरा ध्यान इस प्रेस रिलीज की तरफ लगाया, आपने मुझे भेजी भी, मैंने उसके एक लफ्ज़ पढ़ा है और उसी में से चीज़ सामने आई कि जी ये इंटरव्यूज़ हुए हैं, कंसल्टेटिव प्रोसेस था, आफ्टर डिटेल्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा यानी तबादला ख्याल के बाद हम कह सकते हैं कि ये अब तैनाती हुई है। तो क्या ये जो 20 नवंबर वाली डेट है, क्या ये था कि 20 नवंबर तक तो वेट नहीं हो सकता था, इसलिए आपको नोटिफिकेशन कर दिया जाए? और इतने डिले की क्या आपको नज़र आती है कि 20 नवंबर क्यों? क्या वो बात कि इमरान खान साहब चाहते थे जनरल फैज़ साहब कुछ अर्से तक कंटिन्यू करें, अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़रा थोड़ा सा संभल ले, कुछ मामला वहाँ पर चल पड़े, ये वजह है? बिल्कुल ये वजह नहीं है। यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजिकली पोस्टिंग होती है वो विजडम होता है कोर कमांडर्स का, और वो कंसल्टेटिव जो प्रोसेस है वहाँ पे होता है, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी कंसल्टेशन के ज़रिए से जहाँ पे भी फ्राहम करनी होती है, उनके पीछे पूरे अदारे का विजडम होता है। वो अकेला बात नहीं कर रहा होता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी बात कर रहा होता है वो पीछे पूरे अदारे का विजडम होता है, पूरे अदारे की बात होती है। जब उन्होंने कह दिया कि ये हैं और वो थे, वो रहेंगे, तो सर वही है ना, बात ये कि उन्होंने जिन सब वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं हुआ ना, दूध भी दिया और वो भी उसमें क्या कहते हैं पता नहीं क्या डाल के, तो वो और 100 जूते नहीं सॉरी मैं मादर चाहता हूँ, वो 100 प्याज खाते हैं और साथ पता नहीं कुछ और खाते हैं। तो वो बात ये है कि अगर ये काम आपने किया है तो उसमें अभी भी आपकी जो मेरे ख्याल में जो सूझबूझ है वो शायद स्ट्रेटजिकली आप मजाक अभी भी बनवाना चाह रहे हैं। 20 नवंबर की आपने तारीखें डाली हैं, तो जो फैसला हो गया था बाकी तमाम लोगों ने कमांड संभाल ली है। कोर कमांडर गुजरांवाला छोड़ के आ गए अपनी, और उन्होंने पिंडी में GHQ में आके उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, और कोर कमांडर जो यहाँ से थे जिन्होंने जाना था गुजरांवाला में, अच्छा, वो गुजरांवाला चले गए और बाकी तमाम अपने अपनी जगहों पे चले गए। ये एक वाहद जगह थी जो रह गई है। कहाँ का विजडम है, कहाँ की ये नज़र आ रही है इस पूरे फैसले में, पूरे प्रोसेस में? आपको क्या लगता है ये जो अभी चंद दिन का मजीद डिले है, इससे क्या होगा? क्या कोई मसला ऐसे हो सकता है स्ट्रेटेजिकली, या सिविल मिलिट्री रिलेशंस को इससे नुकसान होगा? यानी बहुत सी बातें हो रही थी जैसे मार्शल लॉ का खतरा हो सकता है, इस सारे मामले, वो तो लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, मैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से तो ये अभी कहना काबिल वक्त है, लेकिन इस तरह के मामलात में किसी एक को भी फेवरेट करार दे देना और फिर कहना कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, ये यही रहेंगे। आप मुझे बताएं 3 साल पिछले जो गुजरे हैं उसमें अपोजिशन के लबों पर किन का नाम रहा है? उन्होंने तो उनके कैरियर का बिल्कुल मैं कहता हूँ खात्मा बिलखैर कर दिया है। जिनको उन्होंने मज़ीद 20 नवंबर तक यहाँ रखने की बात की है, 19 नवंबर तक, उन्होंने पूरे इस अदारे समेत 3 साल में अपोजिशन से क्या बातें करती रही है? वो यही तो बातें करती रही है कि इमरान खान साहब का नेक्सस है उनके साथ, और आपने ये बात बाकायदा तौर पे साबित कर दी है। 20 नवंबर का फर्क पड़ जाएगा बाबर साहब, क्या फर्क पड़ता है? ये एक प्रोसीजर नहीं फर्क क्या पड़ता है? वो तो फिर हम बात करेंगे, फिर आपकी भी ट्रोलिंग होगी, वो फिर बात करेंगे। वो तो अभी हिसाब चल रहे हैं, अभी हिसाब वगैरह काफी सारे ये देखिए, बात खत्म हो गई है। ये है कि नदीम साहब जो है, जनरल नदीम साहब, वो आके ज्वाइन करेंगे
और ये है कि उसको उनको सारी ब्रीफिंग दी जाएंगी, वो तमाम मीटिंग को जो है और ब्रीफिंग को जनरल फैज़ के साथ जो है वो को चेयर करेंगे और सारी ब्रीफिंग देंगे। और ये थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, इनकमिंग और आउट गोइंग जो होता है, खासतौर पे आईएसए में जब 6 को आया है अंडरस्टैंडिंग, तभी तो 20 दिन का फर्क था तकरीबन, उसके कई दिन बाद 20 दिन का फर्क पड़ना था। आउट गोइंग इनकमिंग में 15-20 दिन का फर्क होता है। देखें जो विजडम हमने एनडीयू जहाँ तक हम गए हैं थोड़ा बहुत वहाँ जो पढ़ा वहाँ थोड़ा सा वहाँ से हमें तो ये मिलता है कि अगर कोई 20 मसलन सलाहियत के हवाले से 20 है तो वो 19.9 इतना फ़र्क होता है किसी का भी उस सेम जो उनका ओहदा होता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता, इतना ऊपर नीचे ही होता है। और सारा विजडम इन सारी ज़िंदगी इनकी वार स्टडी में, इंटेलिजेंस में और इसमें ये बहस तो है ही नहीं, गुजरती है। सब बराबर है सर, सब बराबर, मगर मसला ये है, थोड़ा सा फर्क होता है। मसला ये है कि एक शख्स चलता आ रहा है, शायद मैं इमरान खान साहब के वाले से बात कर रहा हूँ कि जी एक शख्स चलता आ रहा है पिछले कई साल से, इस वक्त एक सूरत हाल उनकी नज़र में ऐसी बनी हुई है कि चंद दिन और, अब पता नहीं कि वो केयरटेकर सेक्टर है अफगानिस्तान में, वो थोड़ा सा हो जाए, वहाँ पर आप देखिए इंसानी अलमिया एक जन्म ले रहा है, वहाँ पर भूख प्यास इस कदर बुरे हालात है कि इन्होंने क्या अफगानिस्तान में नहीं, इन्होंने खान साहब ने अफगानिस्तान में क्या करना है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो अफगानिस्तान में खान साहब कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, कब से हो रहा था, कहाँ से क्या किया जा रहा है, ये खान साहब कर रहे हैं। नहीं लेकिन वाह जी, अफगानिस्तान में क्या करना है खान साहब ने, खान साहब की पॉलिसी सब उस प्रोसेस में जनरल फैज साहब बड़े रहे हैं, जो दोहा में मुज़ाकरात होते रहे, वो वहाँ पर रहे हैं, वो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। वो तो सारे के सारे कोर कमांडर सारे के सारे उस प्रोसेस में हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वहाँ पे शेयर होता है, एक एक लम्हे की एक साथ की चीज़ें वहाँ शेयर होती हैं सबके साथ, सब तो डिसाइड करते हैं। कोई शक जो कोर कमांडर्स होते हैं उनको तो पता है सबको क्या करना है। जो इस वक्त सेटअप आया है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसमें बन जाती है ना जनरल फैज साहब की, हो सकता है ऐसे बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा। नदीम अंजुम साहब जाहिर है कि आएंगे तो गाजी साहब आप काम करेंगे। आप 100 दफ़ा कहें कि इसमें कोई विजडम है, मैं ये कहूँगा इल विल है, इसमें विजडम नहीं है। इमरान खान साहब का इल विल है, मैं विजडम की बात नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी अपनी सोच सही हो सकती है, गलत हो सकती है, उसमें गुलाम साहब बिल्कुल कोई उसमें विजडम नहीं है, वो सोच गलत भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि शायद उनके ज़हन में ये था। अच्छा सर, आपकी इजाज़त से अगला मामला, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों की बात हो रही है, एडमिट की जा रही है। बाबा डोगर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि एक दफ़ा होता है आप कहते हैं कि जी हम अब नज़रियाती हो गए हैं, अच्छा ठीक है जी हो गए, फिर उसके बाद आप दोबारा बदलते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, फिर इक़्तिदार में भी आप अजीब गेम्स करते रहते हैं, फिर आप इक़्तिदार से निकलते हैं कि जी हम नज़रियाती हो गए, फिर आप किसी तरह से बाहर चले जाते हैं, फिर नज़रियाती हो जाते हैं, फिर दोबारा से उस तरह के आते हैं कि जी हमसे बात करो, ये करो, गुड कॉप बैड कॉप होता है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का तज़किरा शुरू हो जाता है, उससे पहले आप देखिए ज़ुबैर साहब की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, कोई हमें कोई रियायत मिल जाए, वो सब हमने देखा, फिर दोबारा नज़रियाती हो जाते हैं और जनाब इदारों के खिलाफ बोलो और ये और वो, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। अब तो फिर वो एडमिट करें, कितनी दफ़ा होगा इस तरह कि मियां जुनैद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी अब तो मुलाकातें हुई हैं, बासर शख्सियात यहाँ भी बाहर भी मिल रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि जनाब 2 महीने में 5 मुलाकातें हो चुकी हैं अहम शख्सियत की, और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी फ़ौरन इलेक्शन हो, लेकिन अभी बातचीत जारी रहेगी। ये सब क्या है? ये कौन सी सियासत है, कौन सा नज़रिया है, कौन सा आइन है, कौन सा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है? उसामा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिफारिश पे आते हैं और मेरिट पे जाते हैं। मसला ये है कि जब भी आए, आप IJI किसके ख़िलाफ़ बनाई गई, 97 का इलेक्शन देख लें, अब वो इतने नज़रियाती हैं, उनका सारा कैरियर देख लें। जू 88 से जुनेजो के ख़िलाफ़ बगावत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ साजिशें, उसके बाद उनकी 2 दफ़ा गवर्नमेंट तोड़वाई और अलल ऐलान तोड़वाई, ये कह के तोड़वाई कि जनाब बिल्कुल साजिशें हो रही हैं और ओपनली उन्होंने साजिशें की। IJI जो बनी वो बड़ी ओपनली बनी, जिसने स्पॉन्सर की पता है आपको। और क्या जब वो उस वक्त ये सारा कुछ कर रहे थे, इवन 2008 में जब ये नज़रियाती बन के वापस आए थे, उस वक़्त भी गिलानी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने साजिश की। गिलानी को वज़ारत उज़्मा से उड़ाने वाले ये थे, कोर्ट में काला कोट पहन के चले गए कि जिसको उतारो,
उस वक्त वोट को इज्जतों का बात नहीं इनको याद आई। अभी भी मैं तो शुरू दिन से ये चीज़ मानता हूँ, मरियम खुद ये कहती है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो हमसे बात करेंगे। मेरा मतलब है कि बात करने के लिए तरस रहे हैं, नजरिया तो कोई नहीं है। नजरिया एक ही है कि इक़्तिदार में आना है। इक़्तिदार कैसे मिलता है? जिस तरह से भी मिले, चाहे बूट पॉलिश करके मिले या जिस वो भी करने को तैयार है। तो ये अब लंदन में मुलाकातें, ये जो चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन करवा दिए जाएं, किस तरह से हमें इक़्तिदार में ले आया जाए, मेरे ऊपर पर्चे जो है वापस करवाए जाएं। 2008 में भी इन पर इसी तरह से पर्चे, वो कौन से अदालती पर्चे थे जो गए, इसी तरह से जनाब कुछ पर्चे जो थे वैसे ही वो गोल हो गए, अदालती जो मुकदमा थे वो भी गोल हो गए। मुशर्रफ के साथ जो मिलकर सारे केसेस जो वापस हुए सर, एनआरओ एक एनआरओ इन्होंने जरदारी के साथ किया, एक मुशर्रफ के साथ किया। वो सारे जो इनके खिलाफ केसेस थे वो कहाँ रातों रात चले गए। एक और बात जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, गुलाम रज़ा साहब, समझ से बाहर है। वो कह रहे हैं कि ये जो फैसलाबाद में नारे लगाए गए, इदारों के जो बड़े अफसरान उनके खिलाफ नाम नहीं लेकर इदारों के खिलाफ जो नारे लगे हैं, वो कहते हैं जी हमारे वो लोग ही नहीं हैं। स्टेज पर खड़े हैं वो लोग, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, मरियम साहिबा मौजूद हैं, उनके कहने पर, उनकी मौजूदगी में, उनकी खुशी से, यानी किसी ने रुकवाया नहीं, पूरी लीडरशिप वहां थी, वो लगते रहे नारे। शहबाज शरीफ साहब एक अलग लाइन ले रहे हैं। ये क्या कहीं से कोई प्रेशर आता है? बताते नहीं जनाब हम आपके साथ हैं, वो भतीजी नहीं मान रही। अगर वो नहीं घर में नहीं मान रही उनकी बातें, तो बाहर आकर उनके खिलाफ बात करने की क्या जरूरत है? उससे तो पार्टी को नुकसान होगा। या ये अंदर से इजाजत लेकर फिर बात करते हैं कि जी मैं लोगों को ठंडा करने के लिए बाहर ये कह दूंगा कि जी ये नारे जो है ना बिल्कुल गलत थे, तुम लगाते जाओ। ये क्या है? शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है, और वो आज से तो नहीं है, जब से भी उनका मौक़िफ़ है वो यही मौक़िफ़ है कि वहाँ पे आम जगहों पे, गलियों में, चुबारों पे और चौराहों पे नाम ना लिए जाएं किसी के भी। हर दफा लिए जाते हैं। तो पार्टी सदर की अगर नहीं चल रही तो काहे का सदर है सर? तो नहीं, पार्टी सदर जो है ना, यही तो बात है कि पार्टी सदर भी है, लेकिन वो ये तो नहीं है कि किसी को इस तरह से वो जुबानबंदी करेगा उसकी। वो उसने जो बयान दिया है ये सर, एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं। जावेद लतीफ को तो नोटिस इन्होंने जारी किया। अब जो उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी जिसने नारे लगवाए और जिसने नारे लगाए वो हमारी पार्टी से नहीं है। वहां पर जो तकरीर की, जिसने नारे लगाए वो मरियम नवाज शरीफ थी। तो नोटिस जारी करें ना उनको, उनसे वजाहत तलब करें कि जनाब पार्टी की पॉलिसी ये है, तुमने किस चक्कर में, किस हैसियत में ये नारे लगवा दिए। पूछे उनसे। अगर जोए लतीफ से वजाहत तलब की जा सकती है, शाहिद खान अब्बासी से वजाहत तलब की जा सकती है, तो मरियम नवाज से क्यों नहीं की जा सकती? इसका मतलब ये है कि ये मिले हुए हैं, सारा ड्रामा हो रहा है। नारे नहीं लगवाए, वो नारे मरियम नवाज की तकरीर ही नारे थे सर, उसकी पूरी तकरीर सुने। वो मरियम साहब ने क्या रुकवाए हैं नारे? देखिए, अच्छा वो बात ये है कि वर्कर जो हैं बाज़ का इस तरह की चीजें कर जाते हैं और होता है उनको। और सर मरियम नवाज की तकरीर क्या थी? आप मुझे ये बताएं, मरियम नवाज की तकरीर क्या थी? क्या उसने कोशिश नहीं की कि दायरों में तफरीक डाली जाए? क्या उसने नाम ले लेके लोगों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की? सर नारा तो एक और चीज है ना, वही जुमले जो है वो जो लोग नारे लगा रहे थे अदालत के बाहर आके सारी, और वो बाद में कह रहे हैं कि उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे भी ज्यादा तो वो तो आपकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और आप उसको फिर नोटिस दें कि जनाब आपने जो तकरीर की है वो पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ है। अच्छा गुलाम मत करें। मैं आपकी बात समझ गया। चले मुझे ये बताएं कि वो उधर बूट पॉलिश करवाने को गया था मियां नवाज शरीफ के घर में, जब वो ये उसकी बेटी जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं, तो वो जो उनको साथ मुलाकातें करने जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? आप नवाज शरीफ को इस बारे में भी बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ये है, उन्होंने IGI में हिस्सा लिया, उन्होंने फलां में लिया, वहाँ से ये हुआ, NRO हुआ, सारी चीज़ें मान ली। और भाई उसके पास जा क्या करने रहे हैं? इसलिए नारे नहीं लगाएंगे। नजरियाती आदमी है, उनको समझाने जा रहे हैं। कर देना, कह दे कि भाई आप वो देखें, बात सुने, वो कहते हैं कि जी हमें ना नवाज शरीफ की ज़रूरत है, ना नवाज शरीफ की बेटी की ज़रूरत है। कोई शख्स किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो वो उनसे रब्ता नहीं करेगा, ख़त्म बात। चले सर वो तो हमें पता नहीं ना, घरों में जाके मुलाकातें हो रही हैं, रिकॉर्ड है मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मैं वो क्यों मिल रहे हैं? वो देखिए ना, शहबाज शरीफ तो जिस बात के ऊपर कायम है,
मैं तो बार बार कह रहा हूँ अमली सियासत जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिक्स मरियम कौन सी सियासत कर रही है? मरियम कौन सी सियासत कर रही है? ये नारों की पॉलिटिक्स कर रही हैं, ये नारों की पॉलिटिक्स कर रही हैं। शहबाज जी तो कहते हैं कि उनका हमारी पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। शहबाज शरीफ मरियम नून लीग का हिस्सा नहीं है। अच्छा एक बात, वो नून लीग का हिस्सा अगर होगी ना तो वो मैं फिर उस वक्त उसकी भी जुबान जो है वो शहबाज शरीफ जैसी होगी, जब वो जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल करेगी। अगर वो प्रैक्टिकल आप ये मान रहे हैं कि वो एक गैर जिम्मेदार है, और जिस वक्त तक किसी भी रेबिलियन को, किसी भी बागी को, जब तक आप किसी भी रेबिलियन को, बागी को जब तक आप कौमी दायरे में नहीं लाते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ है उसके सर पे नहीं रखते हैं, वो कतन जिम्मेदार नहीं होता। अच्छा, आप बलोचिस्तान में देखें कैसे कैसे लोगों को आपने लाए, वहां से ला के नीचे उतारा पहाड़ों से, फिर उनको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया। पहले वो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते थे, इसी तरह की बातें थी वो भी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वो सेट हो गए। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन आस्ता आस्ता होती है। तो वो सर ये गुलाम मुर्जा साहब, ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी अपग्रेडेशन में कितने मजीद साल लगेंगे? पिछले 40 साल में तो ये अपग्रेड हुआ नहीं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब ये कितने साल आपको चाहिए? उनसे तो इनके साथ क्यों राब्ते कर रहे हैं भाई? बात सिंपल सी है, क्यों राब्ते हो रहे हैं इनके साथ? आप ही ने खबर दी है ना कि जो राब्ते हो रहे हैं, और उनके साथ 5 मुलाकातें हो गई हैं, उनके साथ 7 मुलाकातें हो गई हैं। तो कौन राब्ते कर रहा है? आप कह रहे हैं कि बूट पॉलिश करता है नवाज शरीफ, तो वो घर जाके करवाने जाते हैं कि यार मैं आ गया जरा थोड़े। ये तो नून लीग खुद बता रही है ना, वो तो ये तो नहीं, पता नहीं कौन सी, ये तो खुद ये लोग कह रहे हैं, ये पावर पॉलिटिक्स है, गिव एंड टेक पे चलती है। पावर पॉलिटिक्स है, गिव एंड टेक पे चलती है। पावर पॉलिटिक्स गिव एंड टेक पे चलती है। कुछ लो, कुछ दो, कुछ हमें रास्ता दो, कुछ हम आपको रास्ता देते हैं। तो यही जहाँ चल रहा है, और यही इस तरह से आगे चलता नज़र आ रहा है हमें कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो वो एक ऐसा मतलब प्रेशर कुकर बन जाता है बाज़ औक़ात कौम के अंदर या कुछ लोगों के अंदर। तो वो एक ऐसी कोई ना कोई दुर्फितनी कोई शख्स छोड़ता है, उसके पीछे फिर कोई बहुत सारे ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें, बंदे खुल के सामने आ जाते हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। मुर्जा साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, बड़ा एक को फ्री हैंड दिया हुआ है कि तुम गालियां दो, दूसरे का हुआ है कि तुम बच्ची पिंगे पढ़ाओ। दोनों एजेंडे पे चल रहे हैं। अच्छा सर, दोनों एक प्री प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, मुझे बताएं बाबर साहब मुख्तसर के, ये जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में मियाँ साहब लगे रहे महलाती साजिशें, ये वो उनकी आदत है, और इसी वजह से वो इमरान खान को टारगेट करते हैं कि जी चूंकि हम इस तरह से करते हैं तो ये भी उसी तरह से आया है। तो ये कहीं वही काम शुरू कर रहे हैं, जब भी इक़्तिदार से बाहर होते हैं वही मिलना मिलाना, वो सब कुछ। कभी वो काला कोट पहन कर अदालतों में चले जाना प्राइम मिनिस्टर के। शमा साहब, नज़रिया बताऊँ क्या है? नज़रिया सिर्फ इतना है कि अगर हम इक़्तिदार में हो, हम कोर्टों को जो अटैक करें, जजों को गिरफ्तार करवा दें, हम जो मर्जी करें, हमें ना पूछे। पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा ना हो जो हमें पूछे, हम जो दिल करता करें। और अगर इनको निकाल दिया जाए, अगर इनको कोर्ट सजा दे दे, इनकी मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए, तो फिर वो जस्टिस क्यूम और फिर वो जो अटैक होते हैं कोर्टों पे, फिर वो करा दिए जाते हैं, फिर नाम ले लेके लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और अगर ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, उनके साथ वही हो रहा हो, तो फिर ये स्टैंड लेना, फिर नजरियाती बने ना, फिर खड़े हो ना सिस्टम के साथ कि हम सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं। उस वक्त आप कहीं और जाके खड़े हो जाते हैं। ये नजरिया इनका एक ही नजरिया है कि जैसे भी मिले, इक्तदार मिले, चाहे वो बूट पॉलिश करके मिले, मिलना चाहिए। चले ब्रेक, बात को हम आगे कोशिश करेंगे आगे कर ले, क्योंकि आगे हमने चेयरमैन नैब के हवाले से बात करनी है कि एक और नाम सामने आ गया है, क्यों अब तब्दीली की जा रही है चेयरमैन नैब के हवाले से, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पहले नैब के कवानीन में तब्दीली की गई और उस वक्त चहमगोइयाँ थीं कि क्या होगा, चेयरमैन नैब को भी बदला जा सकता है। अब खबरें आ रही हैं, ज़राए से खबरें ये हैं कि जी चेयरमैन नैब को भी तब्दील किया जा रहा है, और जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब जो सऊदी अरब में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और सफ़ीर, उनको अब चेयरमैन नैब लगाने की खबरें गर्म हैं।
गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपके पास ही हम आते हैं जब भी इस तरह की कोई बात होती है। क्या खबरें हैं, क्या वजह है? अब वो जो आप विजडम की बात कर रहे थे, इसमें क्या चक्कर है? टोटली फॉल्स ये न्यूज़ है, और जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे जब मेरी बात हुई है, अभी तक कहीं पे कोई कंसल्टेशन किसी तरह की प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुई है इस हवाले से। किसी इनको हंगरी में मेरे ख्याल में इनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है फर्दर वहाँ से सऊदी अरब से, और सऊदी अरब में राठौर साहब को भिजवाया जा रहा है। तो ये ज़राए की खबर है, लेकिन नैब के हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस राइट जवेद इकबाल ही हैं अभी फ़िलहाल, और जब भी उनको हटाने के लिए बातचीत का आगाज़ होगा, मुशावरत होगी, तो इंशाल्लाह आपके ही प्रोग्राम में ख़बर भी दी जाएगी। तो अभी तक की जो ये खबर है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। बस ये इस तरह से खबरें कई दफ़ा चला दी जाती हैं, और जाहिर है कि फिर इस पर सोचा जा रहा था कि क्या इसका ओरिजिन भी बता दूं, अगर आप कहें तो आपको ओरिजिन बता देता हूं। कराची से ये खबर जनरेट हुई थी। अच्छा। और क्योंकि चलें ठीक है सर, आपने बता दिया, हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ये भी आपने साथ बता दिया कि रद्दोबदल ज़रूर हो रही है, लेकिन वो कुछ चेयरमैन नैब के हवाले से बात साहब बात ये है कि ये तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक नहीं है ये चेयरमैन नैब लगाना। ये तो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक कंसल्टेशन करेंगे, और अगर उनमें इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। तो ये तो एक प्रोसीजर है, और उसमें गवर्नमेंट नाम प्रपोज तो कर सकती है, पैनल प्रपोज तो कर सकती है, ये तो नहीं कह सकती कि इसको लगाना है। पहले बड़े गवर्नमेंट ये इशारे दे चुकी है कि जी चोर से तो नहीं हम पूछ सकते तफ्तीशी किसको लगाना है। लेकिन सर उसके बावजूद जो अमेंडमेंट के बाद भी जो है उसमें भी एक ड्यू प्रोसेस है, आप उसमें कंसल्टेशन है। जरूरी नहीं कि जो इमरान खान चाहेंगे वही लग जाएगा। अगर अपोजिशन नहीं मानती या उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है तो फिर मामला आगे चला जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा सर, इस तरह से मैं मुर्तज़ा साहब से एग्री करता हूँ। चलें मैं अच्छा सर, अगली खबर है सर, अगली खबर आसान कर देता हूँ, एक जुमले के अंदर आसान कर देता हूँ। मुल्क महफूज हाथों में है, अच्छा, हुकूमत नहीं। अच्छा चलें, ये भी आपने काफ़ी बात कर दी है एक जुमले में। मैं इस पर अब ज़्यादा इस पर तशरीह में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन सर एक ख़बर है, अब दिल थाम कर आप लोग सुन लें, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आप लोगों ने नाराज़ हो जाना है, गुस्सा आप लोगों को बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि मुल्क में महंगाई की एक और लहर आ रही है। अब समझ नहीं आती कि पहले हमने कहा जी महंगाई का तूफ़ान आया है, अब ये तूफ़ान प्लस आ रहा है, ये कोई उससे भी बड़ा सुनामी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। डॉलर 175 से ऊपर, और ये भी पता नहीं है कि अब ये कितना ऊपर अभी और जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रही। 7 से 9 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होने वाला है नवंबर से, ये भी खबरें हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खबरें ये गर्म हैं कि इसका इम्कान है। और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर गई हैं। एक सिर्फ उम्मीद की किरण है कि अगर अगले चंद दिनों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, कीमतें गिरती हैं पेट्रोल की, तो फिर ही शायद कुछ रिलीफ मिल सके, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हुकूमत टैक्सेस को, पेट्रोलियम लेवी को जिस कदर नीचे ले गई है, इससे नीचे ले जाने के लिए मुमकिन ही नहीं है, वरना तो आलिम मालियाती इदारे कहेंगे कि हो क्या रहा है, गेम क्या हो रही है ये। अच्छा, और सब्सिडी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो आपके पास जितने इस वक्त सरकारी ख़जाने में डॉलर्स पड़े हुए हैं वो तो दिनों में ख़त्म हो जाएंगे अगर आपने सब्सिडी देना शुरू कर दी कि जी बाहर से महंगा ख़रीद रहे हैं और यहाँ आपने सस्ता देना शुरू कर दिया। और ख़बर इसके अलावा ये है कि इसके बाद जो तूफ़ान आने वाला है उसका आप तसव्वुर करते हुए भी कांप जाएंगे। अब बाबर डोगर साहब, हुकूमत ने 3 माह में मज़ीद 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया है। कर्ज लेती जा रही है, डॉलर फिर भी नहीं रुक रहा, पेट्रोल बाहर है, उसके लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है माशी तौर पर। सुमा साहब, जिस तरह से आपने ये कहा कि मज़ीद कर्ज ले लिया है और आपको जो डॉलर है वो आज 177 रुपये का चला गया, सोना महंगा हो गया, पेट्रोल और मज़ीद महंगा किया जा रहा है, गैस पहले ही अवेलेबल नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप मैं हैरान हूँ कि एक टीवी चैनल पे जनाब एक साहब जो है वो तबसरा कर रहे थे कि जनाब जितनी ज़्यादा आपकी वो बढ़ती है, तरक्की होती है तो डॉलर जो है वो उतना ही कम हो जाता है।
और डॉलर इसलिए कम होता है कि जनाब बाहर से इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाती हैं, और जब इंपोर्ट बढ़ जाती है तो डॉलर जो है वो बाहर चला जाता है और इससे आपका जीडीपी जो है वो ऊपर चला जाता है। उसामा साहब, जितनी गैस महंगी होगी, जितना पेट्रोल महंगा हो गया, जितनी बिजली महंगी हो गई, मुझे तो ये लग रहा है कि आप एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मेरा मतलब फैक्ट्री चलेगी तो आप कुछ बाहर भेजेंगे, फैक्ट्रियाँ तो चलनी नहीं है। और मुझे तो ये लग रहा है कि बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा हो जाना है। जिस तरह से ये चीज़ों को महंगा किया जा रहा है, बाहर आपकी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जानी, कैसे बेचेंगे। और जहाँ तक गरीब आदमी है वो तो अब बेचारा जो है वो तो हाथ वो हथियार फेंक बैठा है। मेरा मतलब उसमें तो बिल्कुल नाउमीदी और मायूसी जो है वो उसके अंदर है और गवर्नमेंट के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सर अब मुझे एक बात बताएं, बात इमरान खान साहब बड़े बार बार करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, यहाँ पर रज़ाक दाऊद साहब और ये जो पूरा एक कार्टेल उन्होंने अपने साथ बैठाया हुआ है, जो उनके एसेट तो चेक करें, वो जो उनकी पॉलिसीज है उनसे वो तो खरबपति वो बन गए, उनके पैसे में तो इजाफा होता जा रहा है और उन्हीं की वही कार्टेल जो है वो गवर्नमेंट चला रहा है, वो कार्टेल जो है उन्हीं की पॉलिसीज चल रही हैं। बड़ों पे इनकम टैक्स लगता नहीं है, बड़े जो हैं उनको सब्सिडीज दी जा रही हैं, बड़े जो हैं वो सारी चीज़ें जो है जो वो चाहते हैं उस तरह की पॉलिसी ले आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जो है उसको मारा जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि जो आप जीएसटी लगाते हैं वो तो बेचारा गरीब आदमी जो है वो भी उतने टैक्स पे कर रहा है जितना रज़ाक दाऊद टैक्स पे कर रहा है या कोई और टैक्स पे कर रहा है। जो टैक्स कलेक्शन है, जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, वो टैक्स उनसे आप लेने के काबिल नहीं है। आपके जो टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ रहा है वो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है वही है, या जीएसटी के जरिए जो कलेक्शन हो रही है वही है। इसके अलावा आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन है क्या? अच्छा, आप तो ये कहते थे जी मैं तो अमीरों से जेबों से पैसे निकालेंगे और गरीबों में बांटेंगे। तो मुझे बता दें कि 3.5 साल में कौन से अमीरों से इन्होंने पैसे लिए और किन गरीबों में बांटे, जब बता दें। अब तो जो IMF है उसने तो ये भी पाबंदी लगा दी कि जनाब आपने सब्सिडीज़ भी नहीं देनी, तो वो जो सब्सिडीज़ की सारी प्लानिंग थी वो भी सारी ख़त्म हो गई। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगले 3-4 महीने में ये मुल्क यहाँ ये किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब गुलाम साहब 70 साल के रिकॉर्ड आपने जो बात की है डोगर साहब, जी डोगर साहब आपने जो बात की ना कि वो मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा था मैं गरीबों से लूँगा और अमीरों को दूंगा। सर यही हो रहा है, यही हो रहा है, यकीन जाने यही हो रहा है। यही आपको कहा ये था उन्होंने कि यार मैं गरीबों को गुर्बत का खात्मा कर दूंगा, तो वो खात्मा बिल खैर हो रहा है गुर्बत का। वो गरीबों को दवाइयों की शक्ल में, आटे की शक्ल में, चीनी की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी कारकर्दगी कहीं कहीं आपकी सिफर से ज़्यादा नजर आती है। अच्छा, वहाँ से पैसे सक किए जा रहे हैं और चंद एक हाथ हैं कहीं कहीं माफिया है। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि महंगाई ज़रूर हुई है। ये जो अब ताज़ा लहर आई है, पेट्रोल एकदम इतना जो ऊपर गया, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। यानी मैं ये कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी फेयर होना चाहिए कि ये कोई ताज़ा बयान नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि जी महंगाई हो रही है, ज़रूर हुई है, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है, लिहाजा वो महंगाई का इतना इम्पैक्ट ही नहीं आता। अब मेरे इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी आमदनी बड़ी होगी। तनख्वाहदार की कहाँ आमदनी बढ़ी है? सरकारी चंद लाख लोग हैं जिनकी सरकारी तौर पर तनख्वाह बड़ी होगी, प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं बढ़ी। तो करोड़ों लोग तो वहाँ पर रोजगार कमाते हैं। अब 70 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। ये सरकारी विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट बताएं अगर, तो 70 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। खाने पीने की अशिया में 2 गुना इजाफा हुआ है पिछले 3 साल में, सिर्फ 3 साल। यानी 70 साल आप सोचें कहाँ और कहाँ 3 साल। तो घी, तेल, चीनी, आटा और मुर्गी गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। कहाँ गलती कहाँ हुई है? ये तो नहीं हो सकता इमरान खान साहब आए और जानबूझ कर ये आए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं। बात सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त तंज कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकती किसी की भी पॉलिसी कि जनाब वो लोगों को अपने खिलाफ कर लेगा, आएगा और जनाब 3 साल में इतनी महंगाई कर देगा कि उसके बाद लोग कहें कि जी हमने तो उसको वोट देकर गलती कर दी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। गलती क्या हुई? सोचा था कि टैक्स कलेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेंगे, वो नहीं हो सका। कोई एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, वो नहीं हो सका। कहाँ गलती हो गई? हवा में बातें की थी, मैं प्रैक्टिकली उनके पास था ही कुछ नहीं। अर्ज करूं मैं आपसे अर्ज करूं कि असद उमर साहब जब ये गवर्नमेंट अभी बनी नहीं थी, इलेक्शन से तकरीबन कुछ 4 महीने पहले की बात है, उन्होंने हमें बुलाया इकॉनमी के रिपोर्टर्स को और उनसे बात करने लगे, जिसमें टॉप ब्रास इकॉनमी रिपोर्टर्स शामिल थे, 10-12 लोग थे।
उसमें उन्होंने कहा कि जी हम मईशत को इस तरह से एक ब्लूप्रिंट उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा हम इसको इस तरह से चलाएंगे। तो सवाल वहाँ पे मेरा भी था, काफ़ी लंबी डिबेट थी 2-2.5 घंटे की। तो हर शख्स ने यहाँ 5-7 लोगों ने बड़े सवाल इस हवाले से किए थे कि आपके पास प्रोडक्शन यानी कि पैदावार कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, डॉलर्स कहाँ से आएंगे। ठीक है। तो उनके पास उस वक्त भी कॉन्क्रीट कोई रिप्लाई नहीं था। उन्होंने कहा जी ये हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी इतने पैसे भेज देंगे। वहाँ मुराद सईद साहब का वो बयान भी डिस्कस हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि IMF के मुंह पे मारेंगे और उसके ऊपर करेंगे। तो वो सारा हर चीज़ डिस्कस हुई थी। लेकिन वहाँ यकीन मानिए कि उस दिन जब हम चाय पे ब्रीफिंग के बाद बैठे हुए थे, सब रिपोर्टर्स ने ये बात की। तो उन्होंने कहा ये खाली खोली ये पुलाव है। वो इस किस्म का पुलाव है जिसमें पूरे मसाले डाले गए हैं और जब देकर ढक्कन उठेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। कोई स्ट्रेटजी नहीं। तो ये बात आज अभी तक ये वही बात है। मैं आपको और चीज भी बता दूं। चलिए सर आगे बात कर लेंगे सर, आगे बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, हर सूरत ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। जनाब फवाद चौधरी साहब को पेशी का परवाना मिल गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी साहब मुश्किल में हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। और उसकी वजह है एक तो इलेक्शन कमीशन से परवाना है, जो कुछ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहा। दूसरी तरफ उनकी नाअहली का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। गुलाम रज़ा साहब, पहले तो इस केस का बताएं कि कहाँ तक पहुँचा है केस, क्या हो रहा है ये जो नाअहली का केस है। नाअहली केस में जी काफ़ी डिले लिया गया था बहुत ज़्यादा, और अभी भी केस ज़ेर समाअत है। 4 नवंबर को उसकी समाअत है और 4 नवंबर को दलाइल तलब कर रखे थे कि आप जो है वो अपने दस्तावेज़ाती जो जवाब है वो फराहम करें। 19 अक्टूबर तक का उसके लिए वक्त था, लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने वहाँ जवाब दाखिल नहीं किया। 4 नवंबर को ख़ुसूसी दरख्वास्त थी समी इब्राहिम साहब की। उनका ये कहना था कि आप इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला कर दें। अदालत से इस्तदा की गई थी। अतर मिनल्ला साहब ने उनसे कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है या ये नेशनल असम्बली का काम है। तो उनको मिसाल दी गई थी इस हवाले से कि इससे पहले प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो चुका है। तो आप भी अपेक्स कोर्ट हैं, तो आप भी इस हवाले से फ़ैसला दे दें, चाहे वो फ़ैसला कुछ भी हो। तो इस तरह से 4 नवंबर का जो टाइम है वो दिया गया था। 4 नवंबर को दोबारा समाअत होगी और उम्मीद करते हैं कि 4 नवंबर को इस केस का जो है वो हतमी फ़ैसला सुना दिया जाएगा। केस अगर आप बताऊं मैं आपको, तो केस ये है कि इन्होंने जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें जो गोशवारे दाखिल थे उनमें तजाद था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी छुपाई थी। जो चीज़ें छुपाई गई थी उसके मुताबिक अगर हम ये देखें, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई भी शख्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी ज़मीन, जायदाद, शादी और दीगर मामलात में भी चीज़ छुपा नहीं सकता। अगर छुपाएगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 62-63 का इतलाक़ होगा। एक तरफ से वो अपनी अहलियत खो देगा और दूसरी तरफ उसके ऊपर नाअहली इम्पोज हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास स्टोरी की गई थी बोल की जानिब से, बोल के पास तहकीकाती सहाफ़ियों की जानिब से, बोल के मेंबरान की जानिब से इसके ऊपर तहकीक की गई और बाकायदा शवाहद की रोशनी में जो उनकी ज़मीनें थी उनकी मोहतरमा ज़ौजा के नाम और दीगर असासे थे, उस पर हमने स्टोरी की। स्टोरी करने के बाद वो ज़ाहिर है उससे नाराज़ हुए, उनसे मौका भी लेने की कोशिश की गई थी उस वक्त। फिर बाद ज़ाहिर है कि ये केस हमने दाखिल कर दिया। तो ये वो केस है और इसका उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ैसला मेरिट पर सुना दिया जाएगा 4 नवंबर को। और दूसरी बात जो दूसरा एक इनका 27 अक्टूबर को यानी कि कल इनकी पेशी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि ये माचिस और पेट्रोल साथ लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि आज आज़म स्वाति साहब तो गए थे जी, वो आज़म स्वाति साहब गए थे, लेकिन वो उनके पास माचिस और वो तेल शेल नहीं था, बिल्कुल भी खाली हाथ ही थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ आया हूँ इलेक्शन कमीशन का
जो मर्तबा है वो बुलंद हुआ है मेरे यहाँ आने से। अच्छा, वाह, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मर्तबा बुलंद हो गया मेरे यहाँ आने से। बड़ी बात। तो मेरे ख्याल में कई और जगह हैं पिंडी में भी और काफ़ी जगहों पे जहाँ खैर उनके मर्तबे बुलंद करवाने का शायद वक्त आने को है। तो वहाँ फिर जाएंगे ये अपने मर्तबे बुलंद करने के लिए। तो कल जो है इनकी पेशी, तो उसमें सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि माचिस और तेल साथ है या दे आर सबमिटिंग अपॉलॉजी और समथिंग। पहले इन्होंने मोहलत, देखते हैं, अब कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक, पहले भी इन्होंने मोहलत मांगी थी बाबर साहब, और काफ़ी उनको वक्त मिल गया था 3 हफ्ते का जवाब देने के लिए। तो ये इसमें भी लगता है मज़ीद, मुझे लगता है कि वक्त ही मांगेंगे, डिले इसमें करवाएंगे, क्योंकि ये भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरह हमने देखा वो नाहली केस है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डिले की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी चाह रहे हैं कि शायद काफ़ी इसमें डिले किया जाए। जाहिर बात है उसामा साहब, जवाब तो इनके पास है कोई नहीं है। जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप इनकी रौनक और तकब्बुर देखें कि जिस तरह से ये अदारों को जो है वो टारगेट करते रहे, अदारों को बुरा भला कहते रहे और उनको धमकियाँ देते रहे। ये आदत है। मैंने देखा कि ये पीटीआई गवर्नमेंट में जितना तकब्बुर मिनिस्टर्स में है, इतना तकब्बुर तो मैंने पहले किसी और गवर्नमेंट में नहीं देखा। और किसी गवर्नमेंट के जवाल के असबाब भी यही होते हैं कि बजाय कि वो कोई बेहतरी का काम करें, उनमें एक फ़िरौनियत आ जाती है और वो फिर अजीबोगरीब हरकतें करने शुरू कर देते हैं, इदारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। शहबाज गिल साहब जो हैं, आप वो देखें, उनकी लैंग्वेज चेक करें, कभी वो गालियाँ देने पर उतर जाते हैं। जर्नलिस्ट जो हैं उनके फ़ोन टेप हो रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। जिस तरह की धमकियां और जिस तरह की ज़ुबान है, आप वो चेक कर लें इनकी। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं, आप देखें कि शहबाज गिल जो है वो जर्नलिस्टों को धमकियां दे रहा है और ये जर्नलिस्ट जो है उन पर हाथ उठाते रहे। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज तक इस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि उनकी आशीर्वाद है और वो खुश होते हैं जब इनके मिनिस्टर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको खुश होते हैं। और वो मिनिस्टर जो है उनके चहीते बने हुए हैं। जो ज़्यादा गालियाँ देता है, जो ज़्यादा बदमाशी पे उतर आता है, जिसमें ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर है, उतना ही वो पसंद किया जाता है। ये अब जो मुझे एक चीज़ मुझे बताएं, मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली किस इशू पे हुई थी? उनकी एसेट छुपाने पे हुई थी। जो उनको किया गया वो जी आपने हुकामा जो है वो छुपाया है। और वो आज भी कहते हैं जी वो कामा जिसमें मैंने पैसे निकाले ही नहीं आज तक, वो उस पर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो बेशतहाशा MNAs ऐसे हैं, MPs ऐसे हैं जिनको एसेट छुपाने पे जिनको नाअहल किया गया। तो ये तो साबित हो चुका हुआ है, ये तो साबित कर दिया गया कोर्ट में कि जनाब इन्होंने एसेट छुपाए हैं। इन्होंने अपनी बीबी के नाम पर एसेट जो थे वो छुपाए हैं। अब यहाँ पर चीमा साहब थे, निसार चीमा साहब थे जो गुजरांवाला से MNA थे। उनकी 2 बीवियाँ थी, एक बीबी को उन्होंने एसेट दे दिए, दूसरी के एसेट नहीं दिए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हालांकि वो खुद हाई कोर्ट के जज रिटायर थे, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो ये एक बड़ा जुर्म है। अब असुली तौर पे तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फैसला अदालत ने करना है, लेकिन सबूत जो है वो अदालत को फराहम कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह से एक अदारे को इन्होंने टारगेट किया है, धमकियाँ दी हैं, मेरा ख्याल है कि उसको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। इनको मज़ीद टाइम नहीं देना चाहिए। 6 हफ्ते की चीज़ के 3 हफ्ते बड़े होते हैं। इन्होंने क्या कोई किताब लिखनी है जो 6 हफ्ते मांग रहे हैं? लेकिन क्या बाबर साहब को लगता है कि मुआफ़ी जो है बेहतर रास्ता नहीं है इलेक्शन कमीशन में, कम अज़ कम कि जो गलती हो गई है वो, या देखेंगे जब तक मामला खींच सकते हैं और आखिर में जाकर फिर मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये तो नहीं चाहेगा कि उसामा साहब होना क्या है, होना यही है। इन्होंने जाके वहाँ पे पाँव पकड़ लेने हैं कि ना मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो। इस तरह के लोग यही होते हैं। ये बाहर मुझे नहीं लगता डोगर साहब, अच्छा जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़े पक्के हैं बात के। मुझे नहीं लगता कि इस तरह करेंगे। वो माचिस और पेट्रोल लेकर आएंगे, ये ना कहें आप। उनको अपनी करने दें, फिर फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ी नहीं। वो खैर वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए ना कि इनके आने से पहले ही वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दे और देख ले कि उनके हाथ में माचिस है या नहीं है। तो माचिस ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो पकड़ाई हुई है इनको माचिस के, ये आपने तीली लगानी है। सर वो किसने पकड़ाई है वो भी बताएं ना। अल्लाह खैर करे, लेकिन उतना ही खतरनाक, कम अज़ कम उतना खतरनाक, उससे ज़्यादा नहीं, तो कम अज़ कम उतना खतरनाक केस तो इस वक्त हाई कोर्ट में भी है। तो वहाँ तो आ ही नहीं रहे, वहाँ तो केस ही नहीं चल रहा उस तरह से, यानी उधर आकर अपने केस अपना दिफा करें। ये वकील भी हैं फवाद चौधरी साहब। जल्द केस चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, सारे केस चलेंगे, सारे फड़े जाएंगे। अच्छा बड़े मजे आएंगे।
कोई नहीं बचेगा। के साथ साथ चल रहे इलेक्शन कमीशन भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट केसेस से देख इनका कोई हतमी फैसला सामने आता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।